गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के लेक्चर में जो बेसिकली हम पढ़ेंगे दैट इज आरडीटी के अंदर वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने लाइन के बारे में कहा था कि डिफरेंट डिजाइन हम आरडीटी के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डिफरेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करते हैं। ठीक है, देखो एक अलग अलग टाइप के वेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही होता है कि इंसर्ट साइज। ठीक है ना, वेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? मान लो ये एक वेक्टर है, ठीक है, और आपके पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अब देखो जीन का साइज तो अलग अलग हो सकता है। ऐसे तो है नहीं कि क्या पता जीन का साइज इट इज स्मॉलर इन साइज, या जीन बहुत बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग जीन्स का अलग अलग साइज होता है। ठीक है, वेक्टर वो है जिसमें आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि एज इट इज आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को नहीं इंसर्ट कर सकते। चाहे मान लो आपने उसका कॉपी नंबर इंक्रीज करना है, और अगर आपने उसका उससे प्रोटीन बनवाना है, तो फिर आपको एक्सप्रेशन वेक्टर चाहिए होता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने अलग अलग वेक्टर डेवलप करे। ठीक है, और अलग अलग वेक्टर में एक तो वही इंसर्ट साइज की बात होगी कि डिफरेंट जो वेक्टर्स हैं उनका इंसर्ट साइज क्या होता है, आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एक वेक्टर जनरली होता है ना, अगर हम बेसिक सी बात करें वेक्टर में, वेक्टर क्या आगे प्रोवाइड करता है। सो वेक्टर में एक तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जनरली जो हम बोलते हैं। ठीक है, अगर सिंपल वेक्टर की बात करें, क्लोनिंग वेक्टर की बात करें। ठीक है, दूसरा आपके वेक्टर के अंदर क्लोनिंग साइट्स होते हैं। क्लोनिंग साइट्स का मतलब जहां पर आप अपने डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जनरली हम हमारा जो वेक्टर होता है और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ कट कराते हो ताकि सेम टाइप ऑफ एंड्स बन जाएं, और आप इजिली अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में इंसर्ट कर पाओ। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर हमें कुछ सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए होते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? जो हमें सिलेक्शन में हेल्प करेंगे। जो हमें किस में हेल्प करेंगे? सिलेक्शन में। ताकि हम ऑब्वियसली हम एक वर्ड यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स वो हैं जिनके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं आपके? नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। दूसरे आपके कौन से होते हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। एक रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो रिकॉम्बिनेंट्स हैं। अब ऐसा भी होता है ना, जैसे हमने कहा था कि वेक्टर सेल्फ लाइगेट कर जाते हैं। ऐसा थोड़ा है कि जितने आपने वेक्टर बनाए सभी के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका इंसर्ट होगा, कुछ में नहीं भी होगा। ठीक है, तो एट द एंड हमें सेलेक्ट करना होता है रिकॉम्बिनेंट्स और किसके बीच में? नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो उसके लिए हमें एक सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट नेम्स हैं यहाँ पर वेक्टर से जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चाहे वो आपका PBR 322 है, ठीक है, चाहे वो आपका PBR 327, PUC 8। ठीक है, और भी नंबर होते हैं, ऐसे PUC 18 होता है, PGA3Z, M1 बेस्ड वैक्टर है, लैम्डा बैक्टीरियोफाज बेस्ड वैक्टर्स होते हैं, फाजमिड्स होते हैं, कॉस्मिड्स होते हैं, बैक यैक। बैक क्या होता है आपका? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और यैक होता है आपका ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और यह होता है आपका ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे थोड़ा सा हम बेसिक समझते हैं। जैसे मतलब वेक्टर जनरली, जैसे अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करें, ठीक है, जैसे मान लो हमने एक बैक्टीरिया दिखाया। जैसे एक बैक्टीरिया है फॉर एग्जाम्पल जिसके अंदर आपका प्लाज्मिड नहीं है। ठीक है, जैसे एक बैक्टीरिया है, तो सिंपली यहाँ पर हमने एक बैक्टीरिया शो करा, इसके पास सिर्फ अपना सर्कुलर डीएनए है, बट इसके पास प्लाज्मिड नहीं है। ठीक है, एक बैक्टीरिया वो होगा मान लो जिसके पास अपना क्रोमोसोम है और साथ में एक प्लाज्मिड है। ठीक है ना, साथ में क्या उसके अंदर? प्लाज्मिड है, मतलब नॉर्मल प्लाज्मिड है। ठीक है, और तीसरा बैक्टीरिया आपने वो बनाया जिसमें उसका अपना डीएनए तो है ही सी, चलो डीएनए तो जो नॉर्मली बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है वो तो उसमें होगा ही होगा। इसके अंदर एक प्लाज्मिड है, ठीक है, दैट इज ए नॉर्मल प्लाज्मिड।
और इसके अंदर हमने एक प्लाज्मिड शो करा जिसके अंदर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करा है, जिसके अंदर आपने क्या करा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करा है, जिसके अंदर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करा है। मतलब तीन हमारे पास केस हो गए। दिस इज विदाउट प्लाज्मिड, दिस इज विद प्लाज्मिड, एंड दिस इज प्लाज्मिड कैरिंग योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। जैसे चलो मैं थोड़ा पहले मैं आपको पीबीआर थीटू के बारे में बताता हूँ, फिर हम इस समझेंगे कि कैसे हम सिलेक्शन करते हैं। ठीक है। तो जैसे देखिए ये हमारे पास एक PBr322 प्लाज्मिड है। ठीक है। ये जैसे साइंटिस्ट ने डेवलप करा था वही करते हैं ना, कि हमें अपने हिसाब से एक प्लाज्मिड बनाना था, उसके अंदर हमने अपने हिसाब से ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन लगाया, उसके अंदर हमने क्लोनिंग साइट्स इंट्रोड्यूस करी, उसके अंदर हमने सेलेक्टेबल मार्कर्स को इंट्रोड्यूस करा। ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन हो गया। ठीक है। दूसरा मैं आपको क्या करता है, ये सारी क्लोनिंग साइट है, PST1, SCA1, SSP1, EcoR1, HIND3, BAM-H1, SPH1, SAL1, ये सब क्या आपकी क्लोनिंग साइट्स हैं। ठीक है। अब वही आता है ना, वी नीड ए वेक्टर जिसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट हो, क्योंकि आपको तो पता नहीं आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट में कौन सी क्लोनिंग साइट है। और ये नहीं हो सकता, जीन ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं। जैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट में कोई क्लोनिंग साइट नहीं है, उसमें अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करोगे तो फिर तो जीन ही चेंज होगी। तो यू कैन नॉट बेसिकली, आप जो जीन है उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, इसके अंदर आप मल्टीपल क्लोनिंग साइट लगा दो। ठीक है। और आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट में भी वो क्लोनिंग साइट होगी, तो आप जहां पर भी आपका इंटरेस्ट है आप वहां पे डीएनए को लगा सकते हो। ठीक है। फिर यहां पर आपको दो रेजिस्टेंस जीन्स दिख रही हैं, कौन कौन सी, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है। जैसे एम्पिसिलिन वाले के अंदर क्या है आपका, PST1 है और SCA1 है। ठीक है। इसके अंदर जैसे BAM-H1 है, SPH1 है, SAL1 है। ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा ना, अगर मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर वो है, PST1 है, तो मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां पे लगाऊंगा, तब मेरा एम्पिसिलिन वाला रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अगर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप यहां पे लगाओगे तो एम्पिसिलिन वाला रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगर आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर BAM-H1 है, तो आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां पे लगाओगे, तब टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब दोनों जगह में से एक जगह पे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाना है, चाहे वो आप यहां पे लगा लो, वो डिपेंड करेगा मेरा जो जीन है उसके अंदर कौन सी क्लोनिंग साइट है, उसके अंदर कौन सी रिस्ट्रिक्शन साइट है। ठीक है। अब मान लो आपने कह दिया कि मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर PST1 है, मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर क्या है, PST1 है। ठीक है। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर PST1 है तो आप डीएनए को कहां पे लगाओगे, यहां पर। ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर BAM-H1 है, या ये SPH1 है, SAL1 है, जो भी है, अगर मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर क्या है, BAM-H1 है, और अगर मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां पर लगाऊंगा तो क्या होगा, जो टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। तो ये आपको चूज करना पड़ेगा कि आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, मतलब जैसा है वहीं पर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहां पे इंसर्ट करोगे जहां पर जोन सा भी जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो भी क्लोनिंग साइट है, जो रिस्ट्रिक्शन साइट है, तो अकॉर्डिंगली आपने देख लेना है। ठीक है। तो अगर मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर PST1 है तो मैं यहाँ पे जीन को लगाऊंगा और एम्पिसिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अगर मैं अपने मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर BAM-H1 है तो मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे लगाऊंगा और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये PBr322 इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट वेक्टर डेवलप्ड। तो ये पी प्लाज्मिड होता है, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज, और एक 322 उन्होंने एक नंबर दिया था। ठीक है। इसका जो, अगर हम PBr322 की बात करें, इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट वेक्टर डेवलप, और इसका जो साइज था दैट वाज 4363 बेस पेयर। ठीक है। या यहाँ पर जैसे 4.36 KB लिखा हुआ है। ठीक है। इसमें एक आधा पॉइंट मैं आपको और लिखा देता हूँ। जैसे हर एक प्लाज्मिड का ना एक कॉपी नंबर होता है। कॉपी नंबर का मतलब क्या होता है कि ये जो प्लाज्मिड है ये कितनी कॉपीज इसकी होती है नॉर्मली। ठीक है। जैसे इसके बारे में एक लाइन लिखी है, जैसे नॉर्मली इसका कॉपी नंबर होता है 15, नॉर्मली इसका कॉपी नंबर कितना है, 15। मतलब अगर आप इस प्लाज्मिड के अंदर
किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालोगे तो प्लाज्मिड की अगर 15 कॉपीज बनेंगी तो जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी कितनी कॉपीज बनेगी? 15। ठीक है, बट उसने लिखा बट दिस नंबर कैन बी इंक्रीज्ड, but this number can be increased up to but this number can be increased up to 1000 to 3000 1000 to 3000 by plasmid amplification, by plasmid amplification, comma, in the presence of protein synthesis inhibitor, in the presence of protein synthesis inhibitor such as chloramphenicol, in the presence of protein synthesis inhibitor such as chloramphenicol, such as chloramphenicol। तो नॉर्मली ये नंबर कितना होता है आपका? कितना नंबर होता है आपका? 15। बट क्लोरामफेनिकोल की प्रेजेंस में आप इसका नंबर को क्या कर सकते हो? इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं, जैसा भी जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, एक तो बैक्टीरिया हुआ है जिसमें प्लाज्मिड नहीं है। ठीक है, दूसरा चलो हम जैसे इसी प्लाज्मिड का एग्जांपल ले लेते हैं जिसका क्या नाम है? PBr322। मान लो आपने कह दिया ये नॉर्मल वाला PBr322 है। ठीक है, जिसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाली जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली जीन भी है, क्योंकि इसमें तो दोनों है। अब मान लो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को मान लो टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे डाल दिया। ठीक है, तो होगा क्या? दिस इज योर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और द प्लाज्मिड विच इज कैरिंग योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है जो क्या कर रहा है? आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। इट इज योर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब इसमें क्या होगा? इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो है, बट ये टेट्रासाइक्लिन क्या हो जाएगा आपका? सेंसिटिव, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाली जगह आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है। ठीक है, अब देखो, जो ये बैक्टीरिया है इसको चाहे आप एम्पिसिलिन दो तब भी ये किल्ड होगा, क्योंकि इसको इसमें तो वेक्टर ही नहीं है ना। और इसको चाहे आप टेट्रासाइक्लिन दो, इट विल बी किल्ड, क्योंकि इसके अंदर वो प्लाज्मिड ही नहीं है जिसके ऊपर, मतलब जो प्लाज्मिड ही नहीं है तो रेजिस्टेंस वाली जीन्स नहीं है। एक्चुअली रेजिस्टेंस वाली जीन क्या करते हैं ना, दे आर मॉडिफाइंग योर एंटीबायोटिक। वो किसी ना किसी तरह से एंटीबायोटिक को इनएक्टिवेट कर रही हैं। अब इधर आपने एम्पिसिलिन दिया तो बैक्टीरिया विल नॉट बी किल्ड, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाली जीन है। अगर आपने बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन दी तब भी बैक्टीरिया विल नॉट बी टू किल्ड, क्योंकि इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंस का है। ठीक है, नॉट किल्ड। अब बात है इस बैक्टीरिया की, और यही बैक्टीरिया हमारे इंटरेस्ट का है, क्योंकि इसी के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो यही हमें, तो यही बैक्टीरिया चाहिए बस। वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली दोज बैक्टीरिया विच आर कैरिंग आर जीन ऑफ इंटरेस्ट, और उसी को हम क्या कराना चाहते हैं? आपका ग्रो कराना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो इसमें क्या होगा आपका? अब इधर अगर आपने क्या करा, एम्पिसिलिन दी, तो इट विल बी, द बैक्टीरिया विल नॉट किल्ड। लेकिन अगर आपने क्या दिया, टेट्रासाइक्लिन दिया, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? वो किल्ड हो जाएगा। अगर एम्पिसिलिन दिया तो बैक्टीरिया नॉट किल्ड, टेट्रासाइक्लिन दिया तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन अब वो सेंसिटिव है। ठीक है, अब बात आती है कि क्योंकि हमें तो बैक्टीरिया चाहिए, तो हमें इनका सिलेक्शन कैसे करें? ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, इस बार हमें, इसमें हमें 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है,
क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो जैसे अगार की प्लेट होती है उसके ऊपर ग्रो करते हैं। तो हम हमें 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ती है। कितनी बार प्लेटिंग करनी पड़ेगी? 2 बार ही। ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे पहले आपने क्या चूज करना है। पहले हम वो एंटीबायोटिक चूज करेंगे जिसके ऊपर हमारा रिकॉम्बिनेंट ग्रो करे। ठीक है ना। जैसे अब किस पे ग्रो कर रहा है वो? एम्पिसिलिन पे। तो पहले आप किस पे ग्रोथ कराओगे? एम्पिसिलिन के ऊपर। ठीक है। अब एम्पिसिलिन पे, क्योंकि ये वाला बैक्टीरिया भी ग्रो करेगा, ये भी ग्रो करेगा। ठीक है। क्योंकि अगर आपने टेट्रासाइक्लिन पहले ले ली फिर ये तो मर ही जाएंगे। हमें तो चाहिए ये वाले ना। तो पहले हमने एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में, पहले हमने प्लेट के ऊपर एम्पिसिलिन लेनी है। ठीक है। पहले हमने प्लेट पे एम्पिसिलिन पे हमारे पास बैक्टीरिया कॉलोनीज आ गई, क्योंकि ये तो एम्पिसिलिन पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि इनके पास तो रेजिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है। तो इनकी तो, ये बैक्टीरिया तो किल हो जाएंगे, तो ये तो आएंगे नहीं। एम्पिसिलिन पे ये दोनों ग्रो करेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर हमने टेट्रासाइक्लिन ले ली तो फिर तो ये इनकी डेथ हो जाएगी, तो किल हो जाएंगे, फिर तो कोई फायदा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो कॉलोनीज हैं, आप देख रहे हो ये जो कॉलोनीज हैं, इनमें से हम बैक्टीरिया उठाएंगे। ठीक है। क्योंकि एक कॉलोनी में सारे बैक्टीरिया एक जैसे हैं। ठीक है। अब मान लो यहां से मैंने कुछ बैक्टीरिया उठाए। ठीक है। कुछ बैक्टीरिया इस कॉलोनी से उठाए, कुछ बैक्टीरिया इस कॉलोनी से उठाए। ठीक है। अब मान लो हमने क्या देखा कि वो बैक्टीरिया, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन पे अगर ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है। हमने इस कॉलोनी से उठाया तो यहां पर हमने देखा बैक्टीरिया ग्रो कर ही नहीं रहे, यहां पे भी ग्रो नहीं कर रहे। इसका मतलब इन दोनों कॉलोनीज के अंदर वो बैक्टीरिया हैं जो हमारे इंटरेस्ट के हैं। ठीक है ना। क्योंकि एम्पिसिलिन पे तो ये जो टेट्रासाइक्लिन पे तो ये लोग ग्रो ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो खिल जाते हैं ना, और ये यहाँ पर ग्रो कर ही नहीं रहे थे। इसका मतलब ये जो कॉलोनीज हैं इनके अंदर वो बैक्टीरिया हैं जो हमारे, जिनके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। तो इस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को रिकग्नाइज कर पाते हैं। दैट इज वाई जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसको हम सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ही हमें हेल्प कर रही है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, या हम रिकॉम्बिनेंट्स को सेपरेट कर पा रहे हैं या रिकॉम्बिनेंट्स को सिलेक्ट कर पा रहे हैं आउट ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है। तो किसी भी प्लाज्मिड में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, एक उसके अंदर क्लोनिंग साइट, और तीसरा हमने किसकी बात करी? सेलेक्टेबल मार्कर की। ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट वेक्टर जिसकी हम बात करेंगे उसका क्या नाम है? PBR327। ठीक है। ये जो वेक्टर है, जैसे हम इसको हमने PBR322 से ही बनाया है। ठीक है। जैसे क्या है कि इसमें हमने सिर्फ क्या करा, एक 1089, कहता है जो PBR322 था ना उसमें से आपने 1089 बेस पेयर का एक सेगमेंट रिमूव कर दिया। ठीक है। लेकिन जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेरासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली जीन्स वो कैसी है आपकी? इंटैक्ट। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली जीन्स कैसी हैं आपकी? इंटैक्ट। ठीक है। मतलब उसमें आपने कोई भी चेंज नहीं करा, वो एज सच है। सिर्फ मतलब जो 1089 रिमूव करा है उसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का कोई रोल नहीं है। तीसरा फिर क्या, इसका कॉपी नंबर ज्यादा है, दैट इज 30 to 45 मॉलिक्यूल्स पर इक्वलाइज सेल। जैसे नॉर्मल कॉपी नंबर उसका कितना था आपका? उसका कितना था? 15। बट इसका कॉपी नंबर कितना है आपका? 30 to 45। ठीक है। दस मोर द कॉपीज ऑफ क्लोन जीन्स विल बी द इफेक्ट ऑफ द क्लोन जीन ऑन द होस्ट सेल डिटेक्टेबल। ठीक है। जैसे वही ना, इसका कॉपी नंबर ज्यादा है, जैसे वहां पे कॉपी नंबर सिंपली कितना था आपका? 15। यहां पर अब आप मतलब ये एक तरह से आप क्या कह सकते हो, इट इज ए हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड एज कंपेयर टू PBR3227। PBR322 जो है कंपैरिजन में PBR327 का कॉपी नंबर ज्यादा है, इट इज ए हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड, हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड। तो ये जो वेक्टर हमने डेवलप करा था इसमें हमने क्या करा, 1089 बेस पेयर के एक सेगमेंट को रिमूव कर दिया। ठीक है। अब वो कहता है जो डिलीशन से क्या हुआ, डिलीशन ने एक तो कॉपी नंबर बढ़ा दिया, दूसरा एक ना कॉन्जुगेटिव एबिलिटी होती है। जैसे कोई भी वेक्टर है, अब मान लो क्या हो सकता है, जैसे अब हमारी जो गट है, हमारी इंटेस्टाइन है, उसके अंदर भी बैक्टीरिया है। तो मान लो हमने ई कोलाई में
PBr322 डाला, अब मान लो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट मान लो वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला गया, ठीक है, तो क्या हो सकता है वो वेक्टर हमारे, वो जो वेक्टर है PBr322 वो दूसरे बैक्टीरिया में भी जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो प्लाज्मिड होता है ये नॉन कॉन्जुगेटिव है, मतलब इस ये प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। अब एक्सपेरिमेंट के टाइम में हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चले गए, अब हमारे गट के अंदर भी मान इकोलाई है, तो PBr322 जो है वो एक कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड होता है, लेकिन PBr327 कैसा प्लाज्मिड है आपका, नॉन कॉन्जुगेटिव। कैसा प्लाज्मिड है ये, नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। PBr327 कैसा प्लाज्मिड है, इट इज ए नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। कैसा प्लाज्मिड है ये, नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, ठीक है। मतलब वही है ना कि हमने मॉडिफाई करे, अलग अलग टाइप के वेक्टर जो बनाए, जैसे पहले वही बताया, पहले हमने PBr322 बनाया, उसके बाद हमने क्या बनाया, PBr327, ठीक है। अब जैसे हम किसकी बात करेंगे, PUC8, ठीक है, PUC8। अब ये जो प्लाज्मिड है, ठीक है, जैसे इस प्लाज्मिड का नाम है, दैट इज प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। तो यूसी का मतलब क्या, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। अब ये भी जैसे PBr322 से ही बनाया, बट जिसमें आप देख, इसमें आप देख सकते हो जैसे ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन एक कोल E1 का है, और इसके अंदर सिर्फ एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस वाली जीन है, ठीक है। और इसके अंदर एक और जीन है जिसका क्या नाम है आपका, लैग जी प्राइम, ठीक है। और जो क्लोनिंग साइट्स हैं वो सारी की सारी किसमें होती हैं, लैग जी प्राइम के अंदर। जैसे इसमें कोई टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंस नहीं है, इसके अंदर एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, और साथ में क्या आपका, देर इज लैग जी प्राइम जीन, ठीक है। क्योंकि आप अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हम यहां पर डालते हैं, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम कहां पे इंसर्ट करते हैं, यहां पर, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इंजर्शनल इन एक्टिवेशन ऑफ लैग जी प्राइम, इंजर्शनल इन एक्टिवेशन ऑफ लैग जी प्राइम, इंजर्शनल इन एक्टिवेशन ऑफ लैग जी प्राइम, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ लैग जी प्राइम, क्योंकि आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहां पे इंसर्ट कर रहे हो, जहां पर लैग जी प्राइम है, ठीक है। और जैसे इसमें जो ओरिजिन होता है ना, दैट सपोर्ट अराउंड 500 to 700 कॉपी नंबर। इसका कॉपी नंबर देखो कितना ज्यादा है। PBr322 का आप बोल रहे थे कितना है, 15। पिछले वाले का बोला आपने कितना बोला, 30 to 40। देखो क्या होता है ना, जो ओरिजिन होता है ना वो डिसाइड करता है कॉपी नंबर, ठीक है। जितना, अब जैसे हम सबके ओरिजिन अलग अलग हैं, ठीक है, और ये सब अभी हम क्लोनिंग वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, अभी हमारा सिर्फ काम है कॉपी नंबर बढ़ाना। अभी हम एक्सप्रेशन वेक्टर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्लोनिंग वेक्टर का मतलब होता है सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज बनाना, ठीक है। लेकिन एक्सप्रेशन वेक्टर का मतलब होता है आप उसकी ट्रांसक्रिप्शन आगे ट्रांसलेशन कराना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें ऐसे इसके अंदर ये भी लिख सकते हो, और जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे इसमें सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है ना। लैग्स ही देखो हमने पढ़ा था, इसको जनरली हम कहां पर पढ़ते हैं, जब लैक ओपन पढ़ते हैं कि लैग्स ही क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज। क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो, एक तो एम्पिसिलिन वाले के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है, द न्यूक्लियोटाइड रीजन, द न्यूक्लियोटाइड रीजन ऑफ, द न्यूक्लियोटाइड रीजन ऑफ ampicillin resistance has been changed, has been changed so that, so that it no longer, so that it no longer, that it no longer contains the unique restriction sites, contains the unique
restriction sites. It no longer contains the unique restriction sites. इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन साइट अब नहीं है, मतलब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालना है तो अब यहां पे डालो, यू हैव नो अदर चॉइस। ठीक है, और भी वैसे PUC 8 होता है, और भी हमने वेक्टर डेवलप करे PUC 18 19, वही बात उसमें मेन क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स, कि कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, कितनी क्लोनिंग साइट्स हैं। ठीक है, अब पहले हम बेसिक फंडा समझते हैं कि होता क्या है। देखो नॉर्मली हमें पता है, जैसे उसने क्या बताया कि जैसे लैक ऑफ प्रोन बारे में पढ़ते हैं, जैसे होता है ना, उसमें प्रमोटर होता है, फिर इनहिबिटर होता है, प्रमोटर ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहां पर आपने क्या करा कि जैसे एक स्पेसिफिक जो अमीनो एसिड का पार्ट है, जैसे यहां पे लिखा ना अमीनो एसिड 11 to 14 डिलीटेड, वो डिलीट हो गया। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो बीटा गैलेक्टोसिडेज अब ये बना रहा है वो कैसा है आपका, इनएक्टिव। ठीक है, अब ये क्या है ना, ये तो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज कैसा बना रहा है, इनएक्टिव बना रहा है। अब आपने जो वेक्टर है जिसमें आपने क्या लिखना है, लैग जी प्राइम, मान लो वो एक फ्रेगमेंट बना रहा है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्टिव बनता है। ठीक है, देखो क्या इसका मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया है, जैसे आपने एक बैक्टीरिया बनाया, अब बैक्टीरिया के अंदर ऑब्वियसली बैक्टीरिया के पास तो अपना डीएनए ना, तो उसी के डीएनए के ऊपर लैक ऑपेरोन होता है, ये वो लैक ऑपेरोन की बात कर रहा है। तो इसमें जो लैग जी है, ठीक है, दैट इज नॉट कंप्लीट, वो लैग जी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा सा एक अमीनो एसिड का पार्ट है जो नहीं बना रहा है, दैट इज वाई बैक्टीरिया जो बीटा ग्लैक्टोसिडेज बना रहा है वो इनएक्टिव है, क्योंकि ये ऑपेरोन तो बैक्टीरिया में ही होता है ना, वो तो बैक्टीरिया डीएनए के ऊपर है। आपने दिया प्लाज्मिड, आपने क्या दिया, प्लाज्मिड, और आपने क्या दिया, प्लाज्मिड के ऊपर जो जीन है वो कौन सी है, लैग जी प्राइम। और ये जो लैग जी प्राइम है वो जो अमीनो एसिड वाला पार्ट डिलीट है, मान लो वो बना रही है। ठीक है, यहां पे लिखा ना जैसे पूरी लैग जी होगी तो 11 to 41 वाला पार्ट डिलीट है, तो वो पार्ट कौन बना रहा है, लैग जी प्राइम। तो इधर से ये बन गया, लैग जी प्राइम ने ये फ्रेगमेंट बना दिया, और जब दोनों मिल गए तो बीटा गैलेक्टोसिडेज बन गया। अब हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम कहां पे डालेंगे, लैग जी प्राइम की जगह पे। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल बैक्टीरिया है, नॉर्मल मतलब जिसके अंदर जिसके अंदर बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम है, और साथ में आपका वेक्टर है, मतलब वेक्टर एज इट इज, अभी उसमें हमने कुछ चेंज नहीं करा है। तो ये जो बैक्टीरिया होगा ये तो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा, ये बैक्टीरिया तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्टिव बनाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हमने लिया वो बैक्टीरिया, क्योंकि क्या है ना, PUC 8 के अंदर अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आप कहां पे डालोगे, जहां पे लैग जी प्राइम है, जहां पर क्या लैग जी प्राइम है। ठीक है, अब आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहां पर डाल दिया, जहां पे लैग जी प्राइम है, जैसे ये है, और आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने यहां पे इंसर्ट कर दिया, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहां पे इंसर्ट करने से क्या हुआ, लैग जी प्राइम की इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगी। ठीक है, अब इधर क्या होगा, जो लैग, जो यहां से ये जो फ्रैगमेंट बनना था वो नहीं बनेगा, और ये फ्रैगमेंट नहीं बनेगा तो इसका मतलब इस वाले बैक्टीरिया के अंदर देर इज नो बीटा गैलेक्टोसिडेज फॉर्मेशन, नो बीटा गैलेक्टोसिडेज फॉर्मेशन, नो बीटा गैलेक्टोसिडेज फॉर्मेशन, नो बीटा गैलेक्टोसिडेज फॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या होगा, जो बैक्टीरिया तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो बीटा गैलेक्टोसिडेज बना रहा है। लेकिन जो मेरा रिकॉम्बिनेंट होगा, रिकॉम्बिनेंट हम किसे बोलेंगे, जिसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनाएगा। ठीक है, कौन बीटा गैलेक्टोसिडेज कौन बना रहा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बना रहे। अब इसमें क्या होता है ना, हम एक सबस्ट्रेट देते हैं जिसका नाम होता है एक्स गैल, जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, अब बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है, एक्स गैल को किसमें कन्वर्ट करता है, ब्लू प्रोडक्ट के अंदर, मतलब कलर प्रोडक्ट के अंदर, वो रिएक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें कन्वर्ट करता है ब्लू कलर में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जैसे अगर मैं कोई प्लेट लूं,
अगर मैं प्लेटिंग कराऊं तो ये वाले तो ब्लू कलर देंगे और ये वाले कैसे देंगे, वाइट। तो हमें ना एक ही बार में पता लग जाएगा कि कौन सी रिकॉम्बिनेंट है कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट है। जैसे ये जो हमने पहले पढ़ा था, इसके अंदर तो आपको 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ी थी, ठीक है। बट अगर आपके पास PuC8 प्लाज्मिड है तो आपको 2 2 बार प्लेटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही बार प्लेटिंग करोगे आप, ठीक है। जैसे एक ही बार आपने प्लेटिंग करी, ठीक है, उस पर जैसे हम वही होता है IPTG दे देते हैं, एक्स गैल देते हैं, एम्पिसिलिन दे देते हैं, एक्स गैल हो गया, एम्पिसिलिन, ये सब दे दिया। अब मुझे मान लो 2 टाइप की कॉलोनी दिख रही हैं, ठीक है। एक तो मुझे कैसी दिख रही हैं, जो ब्लू हैं, ठीक है, जैसे ऐसे ब्लू कॉलोनीज दिख रही हैं। इसका मतलब ये वाली तो कौन सी हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट, इनके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दूसरी सिंपली हमने ऐसे दिखा दी को वाइट कॉलोनीज दिख रही हैं। तो वाइट कॉलोनीज जो हैं वो कौन सी होती हैं आपकी, रिकॉम्बिनेंट्स। जैसे ये आपको वाइट दिख रही हैं, तो जो व्हाइट कॉलोनीज हैं दे आर कैरिंग माई जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें ना आपको 2 बार प्लेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, एक बार प्लेटिंग से आपको पता लग जाएगा कि ये बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट है, ये आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेंट है और दूसरे आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। आए समझ में ये? हम्म। ठीक है, तो इसमें हम जैसे वही होता है, अगार होता है मीडियम में, IPTG गैल और एम्पिसिलिन देते हैं, ठीक है। और IPTG हमने पढ़ा भी हुआ है मोल बायो के अंदर, ये इंड्यूसर होता है। IPTGs आइसोप्रोपाइल थायोगलैक्टोसाइड, इट इज इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरोन, इट इज ए, और यू कैन से इट इज ए नॉन मेटाबोलाइजेबल इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरोन, नॉन मेटाबोलाइजेबल इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरोन, ऑफ लैकोपेरोन, ठीक है। जैसे ये होता है, ये आपका कलरलेस सबस्ट्रेट होता है, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोलाइल बीटा डी गैलेक्टोसाइड, ठीक है। लेकिन बीटा गैलेक्टोसाइड इसकी प्रेजेंस में इसमें कन्वर्ट हो जाता है 5 ब्रोमो 4 क्लोरो इंडोक्सिल, ठीक है। और फिर ये एयर की प्रेजेंस में जैसे डाइमर बना लेता है, 5 5 प्राइम डाई ब्रोमो 4 4 डाइक्लोरो इंडिगो। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू। इसका कलर कैसा होता है आपका, ब्लू। तो एक्स गैल जो है वो कलरलेस होता है, बट जो आपका ये बनेगा दैट विल बी योर कलर्ड, ठीक है। तो ये हमने किस वेक्टर की बात करी, PuC8। अब जैसे इसमें आप देखो ये एक PuC18 है, वही है ना। आप देखो इसके अंदर देखो और भी मे बी क्लोनिंग साइट ज्यादा है। PuC भी हमने ना अलग अलग डेवलप कर रखे हैं, दैट इट डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट दे कंटेन। जैसे देखो इसमें एम्पेसिन रेजिस्टेंस जीन एज सच है, ओरिजिन है, और यहां पर आप देखो कि जो आपकी लैग जी प्राइम, या जो लैग जी प्राइम वाला या लैग जेड जी प्राइम जो है, उसके अंदर देखो क्लोनिंग साइट ज्यादा है। तो PuC मतलब 8, PuC18, PuC19 ऐसे बड़े सारे होते हैं। तो वही है ना कि विद टाइम, देखो एक बात मैंने आपको पहले ही बताई कि ऑब्वियसली इट इज गुड अगर वेक्टर के अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं, तो मेरे पास ऑप्शन फिर ज्यादा है। मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, फिर हमारे पास चॉइस ज्यादा है कि मल्टीपल जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप वेक्टर में डाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर वो क्लोनिंग साइट आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है जो वेक्टर में है, फिर तो आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में डाल ही नहीं सकते। बट अगर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं तो मल्टीपल टाइप ऑफ जीन्स ऑफ इंटरेस्ट को आप वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है आपका कि जो कोल E1 प्लाज्मिड है उसका क्या लिखा है, लो टू
मीडियम कॉपी नंबर। और जो PC18 है वो भी कॉल इवन बेस्ड प्लाज्मिड है, बट उसका कॉपी नंबर ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें तो चलो आपको याद ही रखना है कि इसमें ना म्यूटेशन है RNA2, which is a primer for replication initiation and does not contain or does not carry the, यहाँ पे does not carry the rope gene। ठीक है, ये तो आपको याद ही रखना है कि इसके अंदर म्यूटेशन है फॉर ए प्राइमर फॉर DNA रेप्लिकेशन, जिसकी वजह से इसका कॉपी नंबर क्या आपका ज्यादा है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पर क्या था, इन ए टिपिकल जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट by mistake a researcher introduced the DNA of interest within the ampicillin resistance gene instead of the LAGZ gene। ठीक है, वैसे तो हमने कहा था कि एम्पिसिलिन वाली जगह पे कोई क्लोनिंग साइट नहीं है, बट इसने जो क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से जीन ऑफ इंटरेस्ट को LAGZ की जगह एम्पिसिलिन वाली जगह डाल दी। द कॉम्पिटेंट सेल्स फॉर आउट टू टेक अप द प्लाज्मिड, ऑब्वियसली हमें सेल्स को पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है ताकि वो प्लाज्मिड को लें, और फिर हमने प्लेटिंग कराई किसके ऊपर, कंटेनिंग एम्पिसिलिन, एक्स गेल एंड IPTG एंड सब्जेक्टेड टू ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। ठीक है, कंसीडरिंग ऑल प्लाज्मिड्स वर रिकॉम्बिनेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कहते हैं हम मान के चल रहे हैं सारे जो प्लाज्मिड थे रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, कंसीडरिंग ऑल प्लाज्मिड्स आर रिकॉम्बिनेंट, तो बताओ क्या स्टेटमेंट ठीक होगी। अब देखो इसमें क्या ना, आपने एक तो एम्पिसिलिन की जगह डाल दिया तो एम्पिसिलिन वाला रेजिस्टेंस खत्म हो गया। अब इसका मतलब अगर एम्पिसिलिन है मीडियम के ऊपर तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, एक ऑप्शन उसने ली, द बैक्टीरिया विच टुक अप द प्लाज्मिड वुड ग्रो। ठीक है, अब एम्पिसिलिन वाला जगह पे अगर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल रहे हो तो आपने तो एम्पिसिलिन वाले रेजिस्टेंस को खत्म कर दिया, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस अब है नहीं, तो ये हो सकता। तो बैक्टीरिया टुक अप द प्लाज्मिड वुड नॉट ग्रो, तो करेक्ट आंसर क्या चाहिए आपका, सेकंड। ठीक है, वही ना, अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है तो उस बेस पे आपका ये, जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था नेट के एग्जाम के अंदर। ठीक है, मेन ये नहीं है कि वो आपसे वेक्टर के बारे में थोड़ा, मतलब वेक्टर्स के बारे में पूछे इतना, बट आइडिया होना चाहिए ना, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको वेक्टर्स की नॉलेज होगी तभी आप उसी जो कर पाओगे। जैसे अभी हमने पढ़ा, जैसे अभी देखो ना PUC8 में सिर्फ एम्पिसिन रेजिस्टेंस जीन है। ठीक है, आपने वैसे तो हमने सारी की सारी क्लोनिंग साइट इसी के अंदर डाल रखी है। ठीक है, कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालना है तो LAGZ वाली जगह ही डालना है, बट उसने कहा कि बाय मिस्टेक यहां पे डल गया। अब मीडियम में आप एम्पिसिलिन दे रहे हो तो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो आपके नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम एक प्लाज्मिड एक वेक्टर की बात करते हैं जिसका नाम है PGM3Z। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं अगर मुझे DNA से RNA बनाना है। क्या बनाना है, DNA से RNA। ये जैसा एक लाइन लिखा है, इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्लोन DNA। जैसे अगर मेरे पास जो DNA है मेरे को उसकी ट्रांसक्रिप्शन करानी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्लोन DNA। इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्लोन्ड DNA। इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्लोन्ड DNA। ठीक है, अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक बता रखी हैं, इसके अंदर भी देखो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, इसके अंदर आपका LAGZ प्राइम है। ठीक है, इट कैरीज द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड मल्टीपल क्लोनिंग साइट कंटेनिंग LAGZ जीन। इट हैज 2 प्रमोटर सीक्वेंसेस। अब देखो क्या होता है ना, अगर आपको DNA से RNA बनाना है तो प्रमोटर सीक्वेंस चाहिए, क्योंकि प्रमोटर सीक्वेंस पे ही RNA पॉलीमरेज से आगे लगता है और आगे ट्रांसक्रिप्शन कराता है। जैसे एक T7 प्रमोटर है विच इज ए RNA फॉर RNA पॉलीमरेज ऑफ T7 बैक्टीरियोफाज। S6 जो है वो RNA पॉलीमरेज S6 बैक्टीरियोफाज उसको रेकग्नाइज करता है, दैट लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ MCS। जैसे इधर एक प्रमोटर है इधर भी एक प्रमोटर है, दीज प्रमोटर एक्ट एट द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ RNA पॉलीमरेज, क्योंकि यहां पे RNA पॉलीमरेज लगेगा। और अगर हम ऑब्वियसली क्या ना, हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहीं पे डालना है ना LAGZ प्राइम की जगह, तो अगर हम रिकॉम्बिनेंट PGM3Z को मिक्स करेंगे RNA पॉलीमरेज के साथ तो ट्रांसक्रिप्शन होगी और RNA कॉपीज आप बना पाओगे। अब इस वाले वेक्टर का अलग मोटिव है ना, कि आप एक तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि हमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी नंबर बढ़ाना है। अब मेरा मोटिव क्या है कि मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट का, मुझे क्या करना है, उसका उसे RNA बनाना है। ठीक है,
तो अगर आप चाहते हो कि मुझे इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन करनी है अपने क्लोन डीएनए की, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो फॉर दिस वेक्टर। ठीक है, अभी भी है, इसको आप एक टिपिकल एक्सप्रेशन वेक्टर नहीं बोलोगे, क्योंकि उसके अंदर तो फिर आप ट्रांसलेशन भी चाहते हो। ठीक है, इसके अंदर तो सिर्फ आप किसकी बात कर रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन की, नॉट अबाउट ट्रांसलेशन। वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, नॉट ट्रांसलेशन। ठीक है, अभी तक जो हमने वेक्टर्स पढ़े, ठीक है, वो सिंपली आपने बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड डाल दिया। ठीक है, अब जो वेक्टर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बेसिकली क्या, आपके बैक्टीरियोफाज बेस्ड वेक्टर। जैसे अब हमें नॉर्मली पता है कि मान लो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो हमें पता है कि बैक्टीरियोफाजिस क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं जो किसको इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को। मान लो ये एक वायरस है, ठीक है, वायरस क्या करते हैं, वो अपना, जैसे उनके पास जो भी डीएनए है, जनरली जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने डीएनए को लेके जाते हैं, उसकी कॉपी नंबर इंक्रीज करते हैं। यही तो होता है ना, वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया उसके लिए होस्ट होता है, क्योंकि वायरस खुद से तो रेप्लिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बाहर इनर्ट होते हैं। अब वायरस क्या कर रहा है, वो अपने डीएनए को लेके जाता है, उसकी कॉपीज बनाता है। अब साइंटिस्ट ने क्या करा, उन्होंने कहा कि हम बैक्टीरियोफाज वायरस के डीएनए को ऐसे मॉडिफाई करते हैं, उसकी जगह हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं। ठीक है, अगर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दोगे तो क्या होगा, वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज बना देगा। तो ये यही तो हम बात करें ना, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो वेक्टर है, वाई वी आर पुटिंग आर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द वेक्टर, क्योंकि हमें उसकी कॉपीज बनानी है। ठीक है, देखो एक तो होती है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके थ्रू आप कॉपी नंबर बढ़ा सकते हो। ठीक है, फिर उसके लिए तो सारी मशीनरी है ना, फिर उसमें तो आपको प्राइमर बनाने पड़ेंगे, मशीनरी वाला वर्क है। इसमें तो आपने वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है, वेक्टर को बैक्टीरिया में डालना है, और वो अपने आप कॉपीज बना देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं M13 की। अब जैसे M13 की क्या खास बात होती है, एक तो ये स्पेशल होता है क्योंकि इसके अंदर एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, जिसे बोलते हैं हम रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। वो क्या कर रहा है, मच use has been made of a single stranded bacteriophage vector such as M13। ठीक है, M13 एक फिलामेंटस कॉलीफाज है विद ए सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जीनोम। जैसे इसका जीनोम कैसा होता है ना, सिंगल स्टैंडर्ड होता है इस वायरस का। ठीक है, पढ़िए रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म मोल बाय में, मैंने आपको शायद वीडियो भी शेयर करी होगी ना, एक M13 और एक 5X174। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी मैं शेयर कर दूंगा। इनके अंदर एक रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म होता है। तो होता है क्या ना, अपॉन इन्फेक्शन, जैसे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा, पहले जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल बना लेता है। ठीक है ना, एक रेप्लिकेटिव फॉर्म बनती है जो कि कैसी होती है आपकी, डबल स्टैंडर्ड। बट सब्सिक्वेंट फिर ये सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी बनाता है। ठीक है, जैसे यहां पर एक डायग्राम दिया भी होगा, जैसे आप ये देखो, M13 पहले एड्सॉर्ब हुआ टू इक्वलाइज थ्रू पाइलस, जैसे कनेक्शन बनाया M13 ने। आप देखो उसका जो डीएनए गया ना, वो सिंगल स्टैंड ही होता है। ठीक है, इसका सिंगल स्टैंड ही है जीनोम। बट क्या होता है, पहले ये एक रेप्लिकेटिव फॉर्म बनाता है। ठीक है, रेप्लिकेटिव फॉर्म में कैसा होगा, ये डबल स्टैंडर्ड, और उसके बाद फिर रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म से सिंगल स्टैंड कॉपीज बनती जाती हैं। ठीक है ना, बट देखो क्या ना, आप एक चीज को समझो, बैक्टीरिया, वायरस किसके अंदर जा रहा है, बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया का डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड। तो बैक्टीरिया की जो मशीनरी है वो तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को रेप्लिकेट करती है। अब वायरस का डीएनए आ गया सिंगल स्टैंडर्ड, तो बैक्टीरिया की मशीनरी तो उसके डीएनए को रेप्लिकेट ही नहीं कर सकती। तो वायरस को अपने डीएनए को पहले डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके, अभी वो एक्चुअली क्या होता है ना, वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा क्योंकि सिंगल से पहले डबल स्टैंड बनाने के लिए भी, जैसे वही है कि थोड़ा प्राइमर लगाना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को तो प्राइमर चाहिए होता है। तो वो पूरा मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर रखा है। जैसे मान लो वो डीएनए में थोड़ा सा ऐसे लूप सा ऐसा कर ले कि उसके अंदर हेयर पिन स्ट्रक्चर बना ले, हेयर पिन स्ट्रक्चर से क्या हो सकता है, एक पोर्शन डबल स्टैंडर्ड मिल गया, इसको देख के यहाँ पर प्राइमर आगे लग जाएगा, प्राइमर लगेगा तो फिर वो डीएनए बनाने लग जाएगा। तो ये मैकेनिज्म होता है, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड वायरस, अगर वायरस अपने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को लेके आ रहा है, बैक्टीरिया तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को रेप्लिकेट करता है, तो वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को कैसे करे।
तो वायरस को पहले रेप्लिकेटिव फॉर्म बनानी पड़ती है, फिर इस रेप्लिकेटिव फॉर्म से वो रोलिंग सर्कल एक रेप्लिकेशन होती है, उससे फिर सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी बना लेता है। ठीक है। अब वैसे अभी आप देखोगे इसमें स्कोप तो बहुत कम था, बट स्टिल हमने इसको एज ए वेक्टर डेवलप करा है। ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आरडीटी व्हाट वी आर डूइंग, वी विल, देखो क्या होता है, हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि, अब वो हमें सब कुछ देखना पड़ेगा कि वायरस के डीएनए में कितना स्कोप है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालने का। ठीक है ना, वो देखना पड़ता है कि अब ये नहीं ना आप सोचो कि वायरस की जगह आप अपना डीएनए डाल दो सारे का सारा। ठीक है, तो क्या पता वो डीएनए जाए ही ना किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। तो देयर हैज टू बी सो मैनी थिंग्स। ठीक है, तो जो इन पे काम करते हैं उनको पता होता है, क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जीन्स तो ऐसी होंगे ना जो वायरस को अपनी लाइफ साइकिल के लिए चाहिए, उनको तो आप रिमूव ही नहीं कर सकते। अगर आपने उनको ही रिमूव कर दिया तो फिर तो ये मैकेनिज्म पूरा ही नहीं होगा ना। ठीक है, तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है कि जो वायरस का जीनोम है उसमें कितना स्कोप है, कि कहां पर हम डीएनए को एडिट कर सकते हैं, कहां पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं। ठीक है, देखो बेसिक बात आप समझो, ये M13 की नॉर्मल लाइफ साइकिल है, मतलब जो उसकी बैक्टीरियोफाज M13 है इस तरह से इन्फेक्ट करता है। अब अल्टीमेटली कर क्या रहा है, वायरस अपने डीएनए की कॉपी तो बना रहा है। ठीक है, हमें भी क्या चाहिए, हमें भी अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी बनानी है। अब इसमें पता है क्या खास बात हो सकती है, या हार्डली क्या बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो वायरस है ये सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी बना रहा है। अब हमें क्या है, हमें मान लो डीएनए को सीक्वेंस करना है, तो हमें सीधा सिंगल स्टैंड डीएनए मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो नॉर्मली डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है ना, तो उसमें हम दोनों स्टैंड की सीक्वेंसिंग थोड़ा करते हैं। आप एक स्टैंड की सीक्वेंसिंग कर लो, दूसरे स्टैंड की पता लग जाएगी। तो ये हमें ना सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज देगा, जिसको आप डायरेक्टली सीक्वेंसिंग के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस वेक्टर का ये बेनिफिट है। अब देखो ना, आपका जो, अगर आपका जीन में तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो आपको ना डीएनए को आप जब ये रेप्लिकेटिव फॉर्म बनेगी ना इसमें डाल दो, इसमें डाल दोगे तो क्या होगा, क्योंकि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट तो डबल स्टैंडर्ड है ना। अब कहीं एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, सर इसका जीनोम तो सिंगल स्टैंडर्ड है, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट तो डबल स्टैंडर्ड है, इसमें कैसे डालेंगे। तो ऑब्वियसली उसका आंसर तो ये बनता है कि जब रेप्लिकेटिव फॉर्म बन जाएगी उसके अंदर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालो, और उसके बाद आपको जो वायरस की लाइफ साइकिल है वो आपको 6 कॉपी देता रहेगा। क्योंकि अगर आपको, क्योंकि ये जो है ना M13 है, ये इसका डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, तो इसको जो कॉपीज बनानी है वो सिंगल स्टैंडर्ड ही बनानी है। ठीक है, लेकिन मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट डबल स्टैंडर्ड है, तो ऐसे सिंगल स्टैंड के अंदर थोड़ा आप डबल स्टैंड डाल दोगे। ठीक है, तो आप रेप्लिकेटिव फॉर्म के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डाल दो, और वो आपको उसी सिंगल स्टैंड कॉपी बना के दे देगा। ठीक है, तो ये M13 की लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, जैसे अब देखते हैं कुछ पॉइंट। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, आपके बेसिक एग्जाम्स होते हैं, उनमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल सिंपल से। जैसे आपको एक तो जिनोम पता होना चाहिए। अब इसमें तो चलो नेट लेवल पे थोड़ा ये चीजें कम आती हैं, हर एक वायरस का अपना अपना जीनोम है। किसी के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, किसी में सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लीनियर होता है, सर्कुलर होता है। पता नहीं, मैंने आपको भेजी है एक वायरस की जीनोम्स की इमेज, वो भी मैं आपको एक शेयर करूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे M13 का सिंगल स्टैंडर्ड होता है ये। ठीक है, अब देखो उसने क्या लिखा है, अपॉन इन्फेक्शन ऑफ इक्वलाई द डीएनए रेप्लिकेट इनिशियली एज डबल स्टैंड मॉलिक्यूल बट सब्सिक्वेंट प्रोड्यूसेस सिंगल स्टैंड विरियंस फॉर इन्फेक्शन ऑफ फर्दर बैक्टीरियल सेल। अब ये थोड़ा है, एक वायरस बैक्टीरिया में गया, होता क्या है, उसने अपना कॉपी नंबर बढ़ाया, वो, और जो एक बैक्टीरिया तो लाइस कर गया, अब आगे जो नए वायरसेस बनेंगे वो दूसरे बैक्टीरियल सेल्स को मारेंगे, यही तो लाइसिस होता है। ठीक है, द नेचर ऑफ दीज वैक्टर मेक्स देम आइडियल फॉर टेक्निक सच एज चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग। जैसे हमें डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी है, तो उसमें मुझे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए, और एक इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस होता है। ठीक है, तो इस वेक्टर की खास बात क्या है, आपके पास जो डीएनए है उसकी इसकी ये आपको सिंगल स्टैंड कॉपी बना के दे देगा। ठीक है, उसकी ये क्या बना के दे देगा आपको, सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज। ठीक है, फिर उसने लिखा कि M13 जो होता है वो इकोलाई को इन्फेक्ट करता है, हार्बरिंग ए मेल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टर्म द एफ पाइलस। जैसे जब हमने बैक्टीरियल जेनेटिक्स भी पढ़ी थी, एक F+ होता है, एक F- होता है। दे एंटर द सेल बाय एब्जॉर्प्शन टू दिस स्ट्रक्चर। जैसे ही फाज डीएनए वो सेल के अंदर होता है तो डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकेटिव बनाता है। रेप्लिकेशन देन प्रोसीड्स रैपिडली जब तक 100 रेप्लिकेटिव फॉर्म मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस नहीं हो जाते। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस then switches to the production of single strands and DNA is assembled and packaged into capsid at the bacterial periplasm। ठीक है, तो डीएनए पहले तो डबल स्टैंडर्ड, वो देख वो कह रहे हैं ना 100 रेप्लिकेटिव फॉर्म बन जाती हैं,
और उसके बाद वो स्विच करता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्मेशन की तरफ। ठीक है, ये तो हमने किसकी बात करी, M13 की। ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। एक तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर M13 की, देखो एक तो इसकी जो लेंथ होती है दैट इज जस्ट 6.4 KB इन लेंथ। कितनी लेंथ होती है इसके अंदर जो डीएनए है वो कितना है, 6.4 KB इन लेंथ। दूसरा उसने क्या बताया, मोस्ट ऑफ दिस, मतलब मोस्ट ऑफ द हम डीएनए की बात करें, मोस्ट ऑफ दिस इज टेकन अप बाय, मोस्ट ऑफ दिस इज टेकन अप बाय टेकन अप बाय 10 closely related genes, 10 closely related genes, comma, each essential for, each essential for the replication of phage, for the replication of phage। ठीक है, तो कितनी रिलेटेड जीन्स होती हैं आपकी, 10 क्लोज रिलेटेड जीन्स। ठीक है, मतलब उसको तो आप रिमूव कर ही नहीं सकते। इसमें हमने क्या देखा, सिर्फ एक छोटा सा रीजन है 507 न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, जिसमें जिसको आप, जहां पर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन हमने क्या देखा, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन भी इसी के अंदर है। ठीक है, M13 में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी ना, उसमें स्कोप बहुत कम था, बट स्टिल साइंटिस्ट ने इसको डेवलप करा एज ए वेक्टर, वो भी हम देखेंगे। मतलब सिर्फ 507 न्यूक्लियोटाइड्स का जो स्पेस है, मतलब उसको आप चेंज कर सकते हो, बट उसमें भी ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन है। तो इसमें क्या था ना, एक तो साइज इतना कम था, मोस्ट ऑफ द जो जीन थी वो वायरस की जो लाइफ साइकिल है या उसकी डीएनए एप्लीकेशन के लिए चाहिए, तो उसको तो आप, यू कैन नॉट रिमूव दैम, सो दे आर एसेंशियल। सो देर वॉज ए शॉर्ट पार्ट, मतलब बहुत ही छोटा सा सिर्फ 507 न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए था, जिसको आप क्या कर सकते थे, एडिट, या जिसमें आप डीएनए को डाल सकते थे। बट एक प्रॉब्लम और क्या थी कि इसके अंदर भी ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन था। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आप ये इमेज देख सकते हो, जैसे आप ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, ये दिख रहा है आपको, ये 507 न्यूक्लियोटाइड वाला पार्ट है, बस ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, इसमें सिर्फ 507 न्यूक्लियोटाइड है। अब सबसे पहले क्या था, इसके अंदर कोई क्लोनिंग साइट ही नहीं थी। जैसे सबसे पहले तो हमने इसके अंदर एक क्लोनिंग साइट इंट्रोड्यूस करी, वो वेक्टर का नाम दिया M13MP1। फिर हमने क्या देखा, ये जो लैग जी प्राइम वाली जीन डाल तो दी, बट इसके अंदर कोई क्लोनिंग साइट ही नहीं है। ये तो सिलेक्टेबल मार्कर हो गया ना, बट सिलेक्टेबल मार्कर में कोई क्लोनिंग साइट नहीं थी। बट यहां पर ना एक सीक्वेंस था, GGA-TTC। हमें पता है कि अगर हम जी को इसे चेंज करा दें, किसकी से बन जाएगी, इको R1 की। तो हमने इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस से इस जी को किसमें चेंज करा दिया, ए के अंदर। पहली बात क्या थी, आपके पास जो वेक्ट एम, देखो क्या है ना, M13 एक वायरस है, वायरस का अपना जीनोम है। हम वायरस के जीनोम को एडिट करना चाहते हैं, हम वायरस के जीनोम में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाना चाहते हैं। ठीक है, ताकि उसकी हम कॉपीज बना सकें, ताकि और हमें उसका सिंगल स्टैंडर्ड वर्जन मिल जाए, ताकि हम उसको डायरेक्टली डीएनए सीक्वेंसिंग और इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस के लिए यूज कर ले। ठीक है, लेकिन इस फैक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, इसके अंदर देखो इंसर्ट साइज, मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर मेरे डीएनए का जो इंसर्ट साइज है, मुझे उसके अकॉर्डिंग वेक्टर चूज करना है। ठीक है, अब इसका इंसर्ट साइज तो बहुत कम है। ठीक है, बट वही है ना कि इसको एज ए वेक्टर इसलिए डेवलप किया गया ताकि आप सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज बना सको। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा, ये देखो ये तो एक क्लोनिंग साइट है, अब ये भी कोई ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो वेक्टर ज्यादा बेटर है जिसके अंदर हमें क्लोनिंग साइट की ऑप्शन ज्यादा मिले। अब इसमें तो एक क्लोनिंग साइट डालने से क्या हो जाएगा,
ठीक है, फिर हमने क्या करा, जैसे ये दिखा रखा है कि ये तो सेम ही डायग्राम इन्होंने दिखा रखा है ना यहाँ पर कि M13 और MP2। ठीक है, फिर मैं आपको आगे वाले दिखाता हूं। जैसे आप ये देखो, अब ये उन्होंने ना, अब इको R1 तो आ गया। अब हमने क्या करा ना, एक पॉली लिंकर बनाया, एक डीएनए बनाया जिसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। क्योंकि देखो ना, अगर इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन साइट ही नहीं है तो आप अपने डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को कहां पे डालोगे। तो हमने एक ना पॉली लिंकर बनाया जिसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, और उसमें भी मान लो इको R1 साइट है, इसमें भी इको R1 है। तो उन मल्टीपल, जिस जिस डीएनए के अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं, फिर आपने उस डीएनए को इको R1 वाली जगह पे डाला। ठीक है, जैसे आप यहां पे देख सकते हो, ये देख रहे हो ना, MP8, MP9, ऐसे MP7। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितनी साइट है, 3 6 9 साइट्स हैं। फिर आपने MP9 बनाया, फिर MP12, MP13, MP18, MP19, मतलब जितना नंबर ज्यादा है वो क्या शो कर रहा है, उसके अंदर क्लोनिंग साइट ज्यादा है। ठीक है ना। और ये हम चाहते हैं क्योंकि आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट या आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें जो क्लोनिंग साइट है, अगर वो वेक्टर में है ही नहीं, फिर तो आप उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में डाल ही नहीं सकते। तो साइंटिस्ट ने इसको वेक्टर को, वैसे तो देखो जब साइज की बात होती है ना तो इसमें बहुत लिमिटेड स्कोप है। जैसे मैं आपको दिखाता भी हूं एक टेबल के अंदर ना, जिसके अंदर सिर्फ साइज है। जैसे आप ये देखो, M13 जो है, ये देखो लिखा ना इकोलाइज सर्कुलर, इसका जीनोम सर्कुलर होता है। इसमें देखो जो इंसर्ट साइज है वो सिर्फ 1 to 4 KB है। ठीक है, प्लाज्मिड का 1 to 5 है। ठीक है, फिर हम अभी आगे फाज लैम्डा पढ़ेंगे, इसका इंसर्ट साइज है 225। ठीक है, फिर एक कॉस्मेट होते हैं, उसका होता है 35 to 45। फिर एक होता है बैक, जो कि बैक्टीरिया के अंदर 50 to 300, और याक का होता है 100 to 2000। मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल जो क्रोमोसोम है वो, उनका इंसर्ट साइज सबसे बड़ा है। जनरली जैसे आप इसको पढ़ते भी होगे, इनको हम कहां पर यूज करते हैं, जिनोमिक लाइब्रेरी को बनाने में। कहां पर यूज करते हैं, जिनोमिक लाइब्रेरी। क्योंकि इनका इंसर्ट साइज क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। इनका इंसर्ट साइज क्या होता है आपका, ज्यादा। तो जैसे उसने आपको क्वेश्चन दिया कि हमारा जो डीएनए है उसका 100 KB साइज है, तो यू कैन गो फॉर बैक। बैक भी यूज कर सकते हो, यैक भी यूज कर सकते हो, बट वही है कि 100 KB के लिए बैक चलेगा। ठीक है, और उसको आप बैक्टीरिया के अंदर रखते हो, प्लाज्मिड को। यैक जो है वो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, वो लीनियर होता है, और उसको आप किसके अंदर रखोगे, ईस्ट के अंदर। ठीक है, आए समझ में ये। तो ये जो वेक्टर्स है ना, एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, अकॉर्डिंग टू द साइज। ठीक है ना। अब देखो अलग अलग हम बात कर रहे हैं कि हमें, मैंने आपको बताया ना, क्लोनिंग करानी है, हमें सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी चाहिए, हमें, फिर हमें अगर अपने डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन करानी है, जैसे हमने PGM3Z की बात करी, तो ये तो देखो, ये तो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, बट ये जो है दैट इज फॉर द क्लोनिंग डीएनए फ्रेगमेंट। आपने कह दिया मेरे डीएनए का फ्रेगमेंट जो है वो 100 KB है, तो यू कैन नॉट गो फॉर M13, प्लास्मिड, फाज लैम्डा, कॉस्मिड, क्योंकि इनका इंसर्ट साइज, क्योंकि ये नहीं होता कि आप वेक्टर के अंदर डीएनए बड़ा डाल दो, वो वेक्टर स्टेबल भी तो रहना चाहिए ना, उसकी कॉपी भी तो बननी चाहिए ना। डीएनए को डालना, क्योंकि डीएनए को हम क्यों डाल रहे हैं वेक्टर के अंदर, हम कॉपीज बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने बड़ा फ्रेगमेंट को इंसर्ट कर दिया तो क्या पता आपका वेक्टर स्टेबल ही नहीं है, और वो जब स्टेबल ही नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, अगर उसकी कॉपीज ही नहीं बनी तो फिर आपने आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, आए समझ में ये। तो ये सब हम इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक, तो कौन कौन से वेक्टर डिस्कस करे आज हमने। सबसे पहले हमने PBR322, PBR327, आपका PUC8 हो गया, PGM3Z हो गया, और M13। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लैम्डा बैक्टीरियोफाज, फाजमिड, कॉस्मिड, बैक और यैक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।